गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम रोहिणी नंदन है और मैं प्रेजेंट टाइम पे एमबीबीएस कर रहा हूँ पीजीआई आजमगढ़ से। ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग का 7वां वीडियो है, ठीक। और इसके बाद लास्ट एक वीडियो आएगा जो पूरी एनसीईआरटी की क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटे हैं वो मैं इसको कराऊंगा। फिर हमारा केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक। तो केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट क्या है जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, केमिकल बॉन्ड है। इसके बाद कुछ जो एनसीईआरटी के जो इंडेक्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसको कराऊंगा मैं। जो बैक में क्वेश्चन हुए दिए रहते हैं एमसीक्यू वाले वो क्वेश्चन करूंगा, और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एनसीईआरटी के उसको करा के केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर दिया जाएगा, ठीक। और कोई कमी लगेगी क्वेश्चन में कि और क्वेश्चन थोड़ा बहुत कराना है तो कमेंट करना। मैं क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर का देख के इंपॉर्टेंट जो मुझे लगेगा कि पेपर में आ सकता है उसको मैं करा दूंगा, ठीक। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। केमिकल बॉन्ड, ठीक। हम लोग पूरा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिए हैं, तो हम लोग पढ़ने आ रहे हैं केमिकल बॉन्ड। कुछ टॉपिक छूटे हैं बस। केमिकल बॉन्ड हम लोग पढ़ रहे हैं कि बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड कितना टाइप का होता है। तो देखो पूरे केमिकल बॉन्डिंग में जो बॉन्ड होते हैं, पहले तो मैं बता दूं जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। किसी के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कैसा प्रोसेस है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। याद कर लेना, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ऑलवेज क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, ठीक। कह रहे हैं उसमें क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विच होल्ड टुगेदर एटम। केमिकल बॉन्डिंग में दो एटम हैं, दोनों के बीच में एक क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो दोनों एटम को होल्ड किए रहता है, ठीक है। मॉलिक्यूल को होल्ड किए रहेगा या आयन को होल्ड किए रहता है इन ए केमिकल स्पीसीज में, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि केमिकल अगर कोई पूछे बॉन्ड जो होता है, केमिकल बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। केमिकल बॉन्ड जो होते हैं वो कैसे होते हैं। केमिकल बॉन्ड दो टाइप हो सकते हैं, या तो वीक होगा या तो स्ट्रांग होगा, ठीक। तो देखो हम लोग पढ़ रहे हैं एक स्ट्रांग केमिकल बॉन्ड और एक वीक केमिकल बॉन्ड। तो दो टाइप के होते हैं, स्ट्रांग और वीक। स्ट्रांग में कौन कौन होते हैं, देखो स्ट्रांग जो होते हैं वो इंटर एटॉमिक होते हैं, मीन्स दो एटम के बीच में बनेंगे। जो स्ट्रांग केमिकल बॉन्ड होते हैं वो दो एटम के बीच में बनते हैं। जबकि वीक जो होते हैं, वीक बॉन्ड जो होते हैं, वीक केमिकल बॉन्ड होते हैं वो इंटर मॉलिक्यूलर होते हैं, दो मॉलिक्यूल के बीच में होते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग स्ट्रांग वाले को अगर डिवाइड करें तो ये चार टाइप का होता है। देखो बोल रहे हैं कि जो स्ट्रांग केमिकल बॉन्ड होते हैं, या केमिकल बॉन्ड बोलो या स्ट्रांग केमिकल बॉन्ड बोलो, तो ये जो होते हैं चार टाइप के। हमारा आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे हम लोग, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक, चार टाइप के होते हैं, ठीक। जबकि वीक जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा होता है वान डर वाल्स फोर्स, ठीक। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर, मीन्स दो मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक ना, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक होता है एक इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मीन्स एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है ना। जबकि वान डर वाल्स जो फोर्स होता है वो 5 टाइप का हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या है, डाइपोल टाइप का, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, फिर इंटेंस्टेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, इसी बोलते हैं लंदन फोर्स बोलते हैं, ठीक। नाम याद करना। अभी मैं कैसे बोलूँगा, कैसे तैयार करना है, बहुत ईजी है। इसकी एग्जाम्पल भी आसानी से तैयार कर सकते हो, ठीक है, बहुत आसानी से है। और क्वेश्चन इसी में से मोस्टली आता है और इसी टॉपिक में से, ठीक। जो यहाँ पे केमिकल बॉन्ड के क्वेश्चन है जो मोस्टली इन्हीं से आते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, दोबारा बताता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग। एक बार जल्दी जल्दी नोट कर लेना और उस टॉपिक को पढ़ के ही जाना, छोड़ के नहीं जाना है, ठीक। पहला टॉपिक हमारा क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। सॉरी एक मिनट, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक पहला वाला होगा वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री एंड जियोमेट्री याद कर लेना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है। फिर उसके बाद MOT तैयार करना, ठीक। इसके बाद तैयार कर लेना बॉन्ड पैरामीटर तैयार करना, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक। इसके बाद वेस्पर थ्योरी तैयार करना, उसके बाद ये बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड में भी हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये चीज़ें छोड़ के जानी नहीं है, पेपर में पक्का मान चलो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो आने ही कम से कम। बाकी अच्छे से पढ़ के आओगे, अब की बार 4-5 क्वेश्चन कम से कम नीट में आएंगे, ठीक है ना, केमिकल बॉन्डिंग से। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। हम लोग देखो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड आता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड। अभी पढ़े हैं ना कि ये कैसा बॉन्ड है हमारा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब इसके बारे में हम लोग अगर पढ़ें तो देखो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, अगर हम बोले देखो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है कैसे बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, बिटवीन द टू एटम।
दो एटम होंगे, मान लो कि देखो हाइड्रोजन एटम यहाँ पे और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे है, तो हाइड्रोजन के पास कितना टोटल इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही होता है उसके बैलेंस सेल में, एक इसका हो गया इसका हो गया, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। हर एक एलिमेंट होते हैं अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं बाय म्यूचुअल शेयरिंग। यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है देखो, जबकि अभी हम लोग पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इसी बोलते हैं क्या, डेटिव बॉन्ड। देखो आयनिक बॉन्ड कहाँ पे है, इधर है, देखो आयनिक बॉन्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी डेटिव बॉन्ड किसे बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बोलते हैं। ठीक, जो आयनिक बॉन्ड होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां पे क्या होता है, एक कंप्लीट ट्रांसफर होता है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन या मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। जबकि वहां पे क्या है, एक म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन इधर से ला रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो आपस में दूसरे में शेयर कर रहे हैं, ठीक ना, ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। तो देखो लिखा कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम, और क्या कंप्लीट करते हैं अपना ऑक्टेट। लेकिन कुछ एलिमेंट हैं जो ऑक्टेट ना कंप्लीट क्या करते हैं, डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, जैसे लिथियम हो गया और हमारा हाइड्रोजन हो गया, क्या कंप्लीट करते हैं, डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोवैलेंसी एंड बैलेंस वेरिएबल कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या होती है हम लोग पढ़ेंगे, वेरिएबल कोवैलेंसी। देखो कोवैलेंसी और वेरिएबल कोवैलेंसी हमसे क्या पता चलता है कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक ना। कोवैलेंसी हमको ये बताता है कि कौन सा मॉलिक्यूल बन सकता है, मतलब नेचर में पाया जाएगा, कौन सा मॉलिक्यूल नेचर में नहीं पाया जाएगा। देखो बोला है कि कोवैलेंसी क्या होता है, अगर हम लोग बोले तो बोलोगे कि नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो बोला है कि कितने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना, इन द ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, ठीक ना। कितने कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। हम लोग ग्राउंड स्टेट में भी चेक करेंगे और एक्साइटेड स्टेट में चेक करेंगे, लेकिन किसको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। देखो जैसे हमारा ये बेरिलियम है, बेरिलियम में जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2, ठीक। अब इसका देखो ग्राउंड स्टेट में जो 2s2 है, तो देखो इसका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अब मैं पूछूं इसका कोवैलेंसी कितना होगा, कोवैलेंसी सोचो इसके पास कैसा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड तो है नहीं, तो इसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है, कोवैलेंसी तब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। बट अगर इसी को हम लोग एक्साइटेड स्टेट में ले आते हैं, देखो पहली बार एक्साइट करेंगे, पहली बार एक्साइट करते हैं तो क्या होगा, पहली बार एक्साइट करेंगे तो ये कहां पे जाएगा, 2p में, इसका देखो 2s2 था, यहाँ पे हम लोग आगे कहां पे जा सकते हैं, 2p में बना सकते हैं ना। 2p में कितना ऑर्बिटल होता है, 3 ऑर्बिटल होता है p में, तो उसको में बनना है। और यहां से जब एक्साइट करेंगे तो कहां पे जाएगा, सेम सेल में। एक चीज याद रखना, देखो इलेक्ट्रॉन को धक्का देना होता है, और धक्का किस क्रम में देना होता है ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना मीन्स क्या, धक्का देना है। देखो धक्का कैसे देते हैं, एक सीक्वेंस याद करना कि धक्का हम लोग कैसे देंगे, ठीक है। याद करने का तरीका क्या है कि हम लोग धक्का कब देंगे, कैसे देंगे, किसको देंगे, ठीक। सबसे पहला क्या है, किसको धक्का देना है, तो धक्का किसको देंगे, जो जोड़े में रहेंगे, ठीक है ना, जो जोड़े में उनको धक्का देना है, ठीक है। और धक्का कब देना है और कहां तक लेके ले जाना है, धक्का देकर के, धक्का सेम सेल में ही देना है, ठीक है ना। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये दोनों साथ साथ थे, ठीक। अब इसको धक्का दे करके इसमें नहीं भेजना है, सेम सेल में ही भेजना है, यहाँ पे नहीं भेजना, ठीक। इसको यहाँ से धक्का दे करके तुम यहाँ पे पहुंचा दो, मीन्स हमको धक्का तो देना है जो पेयर्ड हो, लेकिन सेम सेल में ही धक्का देना है, ठीक है ना। तो धक्का हमको कहाँ पे देना है, सेम सेल में देना है। धक्का तभी देना है जब जगह हो, ठीक है। धक्का तभी देना है जब जगह हो, जगह होगा तभी तो जा पाएगा कहीं पे, नहीं तो कैसे जाएगा। तो देखो अभी ये 1s2 है, 2s2 है, 2p, तो दोनों का क्या है, सेल सेम है। सेल मीन्स क्या, n का वैल्यू सोचो, ये n का वैल्यू इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी कितना है, देखो 1 2 3 3 है, ठीक। सॉरी ये तो हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक। तो ये पहला सेल हो गया, दूसरा सेल, तो n का वैल्यू 2 इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी है और इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी है। तो वही बोला है कि धक्का हम लोग किसको देंगे, जो पेयर्ड है, और धक्का हम लोग कहां पे देंगे, सेम सेल में है। और कब देंगे, जब क्या हो, एक स्पेस हो, ओके। तो देखो ये हो गया हमारा बेरिलियम के लिए। तो बेरिलियम के लिए हम लोग यहाँ पे देखो 2s था और 2p, तो ये क्या है, सेम, इनका सेल सेम है। ये पेयर था और यहाँ पे हमको क्या चाहिए, अब धक्का देना है, जो पेयर होते हैं उसको धक्का देना है, पहला रूल। दूसरा क्या था,
धक्का तभी कहाँ पे देना है, सेम सेल में देना है। तो देखो हम लोग सेम सेल में दे दिए, 2s से 2 में भेज दिए, 2p में। और धक्का तभी देना है जब खाली जगह हो, तो धक्का दे दिए। अब देखो इसके पास टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2 हो गए। और टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर 2 हो गए तो कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो BeCl2 पॉसिबल है, बन जाएगा। अगर कोई पूछे BeCl4 पॉसिबल है कि नहीं है, तो बताओ BeCl4 पॉसिबल हो सकता है। तो अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे सिडविक रूल से, ठीक है। लेकिन BeCl4 पे 2 माइनस आएगा, कैसे आएगा अभी उसको बताएंगे, ठीक है। उसको हम लोग सिडविक रूल पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा। अब हम लोग नाइट्रोजन का ऐसे देखते हैं। जैसे कोई पूछे NCl3 पॉसिबल है, NCl5 पॉसिबल नहीं है, क्यों, ठीक है। तो बोलोगे कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है, सोचो। NCl3 की, इसकी नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी देखो कितना है, 3 ही है, ठीक। तो इसकी कोवैलेंसी अगर 3 ही है, देखो क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको एक्साइट करके देखो, अगर इस वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक्साइट करें, देखो ये दोनों सेम सेल के हैं, 1s2 2s2, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3 और 3s होता है। अब ये सोचो सेम सेल है कि उधर सेल है, मतलब ये दोनों अलग अलग सेल है ना, ये 2 है, n=2 है, n=3। तो क्या हम लोग 2 से 3 में इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर सकते हैं, इसको नहीं करना है। हम लोग हमेशा धक्का सेम सेल में ही देते हैं। तो ये तो देखो पूरा क्या है, कंप्लीट है, फील्ड है, जगह तो है नहीं, तो हम लोग अब धक्का नहीं दे सकते, ठीक। तो इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी आ जाएगी, 3 ही आएगी, ठीक है। सो इसलिए NCl5 पॉसिबल नहीं है, ठीक। ऐसे देखो ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन क्या होता है, 1s2 2s2 2p4 और 3s। अब सोचो क्या हम यहाँ पे धक्का इस वाले इलेक्ट्रॉन को, देखो ये भी क्या है, यहाँ पे भी ऐसे कर सकते थे, क्या इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ले आ सकते हैं, या इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ले आ सकते हैं, नहीं ले आ सकते। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे सेल का नंबर 2, यहाँ पे सेल का नंबर 3 है, जगह तो है लेकिन सेम सेल में जगह होना चाहिए, और सेम सेल में धक्का भी देना है, तो धक्का नहीं होगा। इसलिए सिर्फ क्या है, इसके पास मैक्सिमम जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है वही उसकी कोवैलेंसी हो जाएगी OF2, OF4 भी नहीं हो पाएगा, OF6 भी नहीं हो पाएगा। ऐसे हम लोग फास्फोरस के लिए अगर देखें तो देखो फास्फोरस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कितना होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, इतना होता है फास्फोरस का। ये 4s हो गया और ये 3d। अब ये बताओ सेम सेल कौन कौन है, सेम सेल, ये सेम सेल के लिए है, ये भी सेम सेल का नंबर n=3 n=3, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से, ये तो कैसा है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको धक्का थोड़ी देना है, जो पेड़ है उसको धक्का देना है। धक्का किसको देना था, जो पेड़ है, तो इसको धक्का हम लोग देंगे, तो इसको सेम सेल से सेम सेल में पहुंचा दिए, ठीक। लेकिन पहले देखो इसकी कोवैलेंसी, अभी जब ग्राउंड स्टेट में अगर हम लोग बात करें, जब एक्साइट नहीं किए हैं तो कोवैलेंसी कितनी थी, 3, तो PCl3 बन गया। लेकिन जब इसको हम लोग एक्साइट किए हैं तो अब कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी हमारी, 5 हो जाएगी। समझ में आया। तो रूल पहले याद कर लेना, क्या था रूल, ठीक। यही धक्का किसको देना है, जो पेड़ है, धक्का सेम सेल में देना है, धक्का तभी देना है जब जगह हो, समझे। अभी हम लोग और धक्का दे सकते थे अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता तो, ठीक। तो PCl5 तक बन गया अभी। अब सिडविक रूल है जो बताता है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल पॉसिबल हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं। जैसे ये भी बता दिया, कोवैलेंसी के द्वारा भी हम लोग बता सकते थे, ठीक। लेकिन सिडविक रूल में कुछ और मॉलिक्यूल जो रह जाते थे वो बताएगा। जैसे BeF2 है, BeF2 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करके BeF4 पे 2 माइनस बना लेता है। कैसे बनाता है ये मैं बता रहा हूँ। तो अभी देखो BeF4 पे 2 माइनस पॉसिबल है, लेकिन BeF4 पॉसिबल नहीं है। कैसे देखो, अभी हम लोग बेरिलियम का पढ़े थे, बेरिलियम का क्या होता है, 1s2 2s2 होता है और 2p होता है, ठीक। अब देखो ये ग्राउंड स्टेट था तो इतना यहीं पर रहेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये पेड़ है, धक्का दिया तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक। तो BeF2 बन गया। लेकिन अभी हम लोग 2 फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे यहाँ पे, तो ये फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देंगे, ठीक। तो क्या बन गया BeF4, क्योंकि देखो जगह खाली थी, जगह क्या है, खाली, तो ठीक है BeF4 पे 2 माइनस बन गया, ठीक। तो ये इजीली बन जा रहा है। लेकिन देखो BeF पे 5 पे 3 माइनस बनेगा, नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि बाकी अब यहाँ पे कोई और सेल वाला है नहीं। जैसे यहाँ पे अगर देखो आएगा तो 3s आ जाएगा, 3s आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी कहाँ से लाओगे, मान लो F से लेते आओगे F माइनस, लेकिन ये कौन सा सेल हो जाएगा, 3s हो जाएगा ना, n=3 हो जाएगा, तो वहाँ तक हम लोग ले नहीं जाएंगे, सेम सेल तक ही भरेंगे, ठीक है ना। ये सिडविक रूल है। इसलिए देखो BF3 पे एक माइनस लेकर के सेम ऐसे ही इसको भी करके समझ लेना, ठीक है। अब मैं हर एक एग्जांपल समझाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं रह गया, 2 महीना है, और घबराना मैं इजीली कंप्लीट करा दूंगा। अब देखो मेरा बंक लग चुका है तो आसानी से मुझे भी छुट्टी मिल गया कुछ इधर,
तो मैं इजीली कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना। आराम से पढ़ते रहो हर एक चीज़। अब वीडियो का नंबर थोड़ा बढ़ जाएगा, कुछ इसमें ऑर्गेनिक की चीज़ें आएंगी जो बता रहा था मैं अभी शुरू किया था ना, तो एक वीडियो गया होगा कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन का, सॉरी कुछ इंपॉर्टेंट रिएजेंट थे, उसको अच्छे से तैयार कर लिया होगा। मैं आशा करता हूँ तुम लोगों से कि उसको अच्छे से तैयार कर लिए होगे, ठीक है। तो उसको अच्छे से तैयार भी कर लेना अगर अभी तक नहीं किए होगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो BF3 है, ठीक, और यहाँ पे एक माइनस है, ये इस यहाँ पे क्या करेगा फिर ऐसे जैसे इसको हम लोग देख रहे हैं ऐसे होकर के BF4 पे एक माइनस बन जाएगा, लेकिन BF5 पे 2 माइनस ये नहीं बनेगा क्योंकि फिर जगह रहेगा नहीं, ठीक, दूसरे सेल में जाना पड़ेगा। ऐसे ही CF4 के पास जगह नहीं है, ये जब इलेक्ट्रॉन हम लोग डालते हैं 2F का तो ये दूसरे सेल में जाता है, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। और F2 पे F माइनस है, यहाँ पे देखो D जो ऑर्बिटल्स हैं ये पॉसिबल नहीं है, जबकि Cl3 देखो बन जाता है इजीली क्योंकि यहाँ पे D ऑर्बिटल आ जाते हैं, ठीक है। और D ऑर्बिटल कहाँ से आना शुरू हो जाते हैं, एक तरह से मान सकते हो जो एल्यूमिनियम है और सिलिकॉन है उसके आसपास से आना शुरू हो जाता है, इसलिए पढ़े होगे कि देखो Al(F)6 पे 3 माइनस ये इजीली पॉसिबल हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी अब D ऑर्बिटल आ जाता है इजीली, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन को लोग एक्साइट करके लेके चले जाते हैं 3D में, ठीक। इसलिए देखो SiF6 के 2 माइनस भी पॉसिबल है। तो ये क्यों पॉसिबल हो जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ D ऑर्बिटल। तो देखो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आ सकता है, ठीक है, इसमें से कौन सा पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो ये 3 माइनस पॉसिबल नहीं है, बाकी जितने भी पॉलीहैलाइड हैं सब पॉसिबल हैं। आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसके कैरेक्टर क्या क्या है, हमारे कोवेलेंट बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने कोवेलेंट बॉन्ड के कंपाउंड पढ़ेंगे और उसके क्या कैरेक्टर हैं। देखो जैसे फिजिकल स्टेट, उसके फिजिकल स्टेट की बात करें तो देखो हमारे जो कोवेलेंट कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं और गैस के स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक। इसके बात करें मतलब तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। अब देखो सेपरेट मॉलिक्यूल के रूप में अगर हैं, एक मॉलिक्यूल के रूप में अगर हैं तो कैसे रहेंगे, गैस के रूप में रहेंगे, ठीक है। गैसेस स्टेट में कैसे रहेंगे, वो एक सेपरेट मॉलिक्यूल के रूप में रहेंगे। जैसे क्या, जिसकी जो लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, जैसे हमारा देखो फ्लोरीन और क्लोरीन, ये कैसे हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट के हैं और ये गैसेस स्टेट में पाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल होते हैं, ये लिक्विड कंडीशन में पाए जाएंगे या सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे। जैसे हमारे देखो ब्रोमीन हो गया और ये किसमें, लिक्विड स्टेट में। ब्रोमीन ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है, जबकि आयोडीन और एस्टाटीन देखो कैसे हैं, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बोल रहा है एज द मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेज फिजिकल स्टेट चेंज करा, मीन्स गैस से हम लोग किसमें कन्वर्ट हो जा रहे हैं, सॉलिड में। देखो यहाँ से इधर से हम लोग इधर मूव कर रहे थे तो क्या हो रहा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जा रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जा रहा है। तो क्या हो जा रहा है, ये इसका फिजिकल स्टेट मीन्स गैस से हम लोग किसमें कन्वर्ट हो गए, सॉलिड में कन्वर्ट हो गए, वही लिखा है। और वान डर वाल्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग फिजिकल स्टेट देख लिए, ठीक। दूसरा देख रहे हैं कि कुछ कोवेलेंट सॉलिड भी होते हैं, हमारे जो कोवेलेंट कंपाउंड है कुछ सॉलिड भी होते हैं। जैसे अगर हम लोग बोलें कि देखो बोला कि दो सॉलिड इन विच एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर, क्या होता है कि इसमें जो एटम्स होते हैं ना एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देखोगे ना जैसे डायमंड होता है, डायमंड में क्या होते हैं, एक एटम एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, इसलिए वो सॉलिड हो जाता है पूरा। देखो लिखा है कि दो सॉलिड इन विच एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म इनफाइनाइट 3D जेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा है कि डायमंड हमारा कैसा होता है, उसका हाइब्रिडेशन sp3 होता है और यही डायमंड है हमारा जो 3D एक जेंट स्ट्रक्चर लिए होता है और इसके जो एटम्स होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। डायमंड का स्ट्रक्चर देखे होगे जब बनाया जाएगा, हम लोग जब कार्बन फैमिली पढ़ेंगे ना पी ब्लॉक में तो वहाँ पे भी दे सकते हैं, ठीक। अब ये ऐसे याद कर लेना, ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि डायमंड की हाइब्रिडेशन कितनी होती है, sp3 होती है। ग्रेफाइट में कितनी होती है, sp2, इसको याद करते चलना, ठीक है। कार्बोनियम में कितना होता है, sp3। देखो इसमें जितना भी लिखा है मैंने यहाँ पे सबका हाइब्रिडेशन sp3 है एक्सेप्ट ग्रेफाइट कितना है, sp2। सिलिका क्या होता है, SiO2, सिलिका भी हम लोग पढ़ेंगे जब कार्बन फैमिली पढ़ेंगे तो उसका भी हाइब्रिडेशन कितना होता है, sp3 होता है। कह रहा है कि कुछ क्या होता है, सॉलिड मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना ड्राई आइस, ड्राई आइस किसको बोलते हैं, CO2 को, सॉलिड CO2 को बोलते हैं ड्राई आइस, याद कर लेना। बहुत लोग सोचेंगे आइस तो पानी बोल देते हैं, तो सॉलिड CO2 को बोलते हैं या ड्राई आइस बोलते हैं। और I2 क्या होता है हमारा, I2 सॉलिड I2 एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ठीक। अगर हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड की कंडक्टिविटी मीन्स फोर्स प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ें तो जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उसकी कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ें तो कैसे होते हैं, बहुत ही बुरे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट जो हमारा हो गया, ठीक, ये Cl हो गया पानी में,
या कुछ होते हैं जो सेल्फ आयनाइज हो जाते हैं, जैसे लिक्विड अमोनिया हो गया और हमारा पानी हो गया। अगर ये सेल्फ आयनाइज हो जाएगा तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो याद कर लेना कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन ग्रेफाइट कैसा होता है, एक अच्छा कंडक्टर होता है। सोल्युबिलिटी की बात करें तो हम लोग जानते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, एक लैंग्वेज बोला जाता है कि लोग एक दूसरे से कब घुल मिल जाते हैं, जब एक जैसे होते हैं, ठीक है ना। एक जैसे लोग आपस में संपर्क करते हैं, ठीक। तो ऐसे ही लाइक डिजॉल्व लाइक होते हैं, मतलब नॉन पोलर जो होगा वो डिजॉल्व होगा कहाँ पे, नॉन पोलर में। पोलर कंपाउंड कहाँ पे डिजॉल्व होगा, पोलर में। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आइसोमेरिज्म की। एफ नंबर पॉइंट आइसोमेरिज्म। जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं। इस लाइन का याद लेना, जो ऐसे लाइन पूछेगा कि कोवेलेंट कंपाउंड्स आर रिजिड आर नॉट रिजिड, तो कोवेलेंट कंपाउंड रिजिड होते हैं और कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या शो करते हैं, आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड में, आइसोमेरिज्म तो पढ़ते हैं। तो ये कैसे होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ना। हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या शो करते हैं, आइसोमेरिज्म। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। पूछ रहा है कि रिएक्शन कैसा होता है, तो जो रिएक्शन होता है कोवेलेंट कंपाउंड का स्लो होता है, ठीक। अब हमारे जितने भी कोवेलेंट जो कंपाउंड था, बॉन्ड था, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सॉल्व हो जाएंगे इतनी थ्योरी से। वैसे यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, पहले बता देता। और क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से आता है, मोस्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही आता है, ठीक। तो उसको अच्छे से तैयार करने की कोशिश करना। आगे बढ़ते हैं, बोला है इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड, लेकिन इसको छोड़ नहीं सकते हो, क्वेश्चन आ जाएगा तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल है, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाला तो है नहीं। तो चीज़ें एक बार हर एक पॉइंट को अच्छे से देख लेने से डायरेक्ट हाइब्रिडेशन पूछ सकता है भैया, डायरेक्ट ऐसे एक लाइन दे देगा, बोलेगा क्या सही है क्या गलत है, पूछेगा बताओ कि जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं नहीं करते हैं, तो क्या बताओ, शो करते हैं। क्यों, कैसे याद करोगे, हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है एक कोवेलेंट ही कंपाउंड होता है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, और ऑर्गेनिक में ही तो हम लोग पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म शो करेगा, बस इजीली ऐसे याद कर सकते हो। देखो बोला है कि इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट। इसमें क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की, इसमें एक कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक दूसरे के पास में आते हैं, और मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा किसके पास, ऑक्सीजन के पास, ठीक है ना। तो देखो ये बता रहा है कि इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे इसका एक कंप्लीट ट्रांसफर हो गया है ऑक्सीजन को। तो जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी या इलेक्ट्रोवैलेंसी जो होगा, ठीक, ये कितना होगा, 2 हो जाएगा। इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम कितना है, 2, ऑक्सीजन का भी कितना है, 2। तो ठीक है, जैसे पढ़ते हैं ना हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसे बोलेगा, देखो क्वेश्चन बोलेगा, कहेगा एल्युमिनियम की कोवैलेंसी कितनी है, एल्युमिनियम की कोवैलेंसी 3 है, ठीक। और बोलेगा क्लोरीन कितनी है, -1 है, ठीक। तो इसका बताओ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या बनेगा। तो सोचो इसका जो कोवैलेंसी होगा ये यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, कंप्लीट ट्रांसफर, और ये अपना यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, इसके पास, ठीक। तो हमारा अब क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा Al पे 1 आ गया और Cl पे 3 आ गया, तो हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक ना। ऐसे ही बनाना होता है। तो जैसे यहाँ पे देखो MgO बना लिया, कैसे, क्योंकि यहाँ का इसका 2 यहाँ पे आया, इसका 2 यहाँ पे, दोनों एक दूसरे से कैंसिल कर देते, MgO बन गया, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक। अब हम लोग तीसरा पढ़ रहे हैं बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। अभी हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक। इस चैप्टर को खत्म करने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसमें कह रहे हैं देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड किसे बोलते हैं, तो कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड क्या होते हैं, दोनों एक ही हैं। बोला है कि बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम, इसमें क्या होता है, बॉन्ड तो बनते हैं बिटवीन 2 एटम इन विच कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। इसमें क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर का, जबकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा था। इसमें भी क्या होता है कि यहाँ पे 2 एटम है, दोनों के बीच में कंट्रीब्यूशन होता है एक इलेक्ट्रॉन के पेयर का होता है। इसमें क्या होता है, एक एटम इलेक्ट्रॉन लेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे देगा, मेड बाय वन ऑफ देम व्हाइल द शेयरिंग इज द डन बाय बोथ, ठीक है। यहाँ पे एक देगा लेकिन शेयरिंग दोनों के द्वारा होगा, ठीक है। शेयरिंग यहाँ पे किसके द्वारा होगा, दोनों के द्वारा शेयरिंग होगा, लेकिन एक पेयर में होगा, एक पेयर में होगा, ठीक है। देखो जैसे बोला कि अमोनियम अगर हम लोग बात करें, देखो अमोनियम का अगर हम लोग बात करें, देखो
यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे सब हाइड्रोजन है, और सब ये जितने यक्स करके ऐसे बने हैं ये सब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, और ये किसके हैं, पॉइंट जैसे बने हैं ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या कर रहा है, देखो ये वाला और ये पूरा एक ट्रांसफर हो रहा है किसके पास, हाइड्रोजन प्लस के पास। तो यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड बन रहा है ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो पूछ सकता है क्या अमोनिया में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया था, हाँ पाया था, डे2 बॉन्ड होता है। ऐसे देखो BF3 है ना, तो इसका ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, एक पेड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है किसमें, BF3 में। तो जो लेता है उसको बोलते हैं डोनर, ठीक है, जो ले रहा है उसको क्या बोलते हैं डोनर, जो ले रहा है उसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर बोलेंगे, एक्सेप्टर। जो ले रहा है उसको क्या बोलेंगे, एक्सेप्टर। जो दे रहा है वो हमारा क्या हो गया, डोनर। ठीक, ये कोऑर्डिनेट बनता है। अब हम लोग आ रहे हैं अपने पॉइंट पे, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे आ रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा बॉन्ड था, एक वीक बॉन्ड था, ठीक है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, डाइपोल टाइप का बॉन्ड है। याद कर लेना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में किस टाइप का इंटरेक्शन होता है, डाइपोल मतलब क्या, कोई चीज़ पोलर हो। डाइपोल मीन्स क्या, कोई चीज़ पोलर हो, ठीक है। तो याद कर लेना हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि एक डाइपोल वैसे डायरेक्ट पूछ सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए टाइप ऑफ डाइपोल इंटरेक्शन। तो बात सही है, ठीक। फिर क्या है, बोला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन कैसे बनता है, किसके, अगर कोई पूछे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस एटम के बीच में पाया जाएगा, तो याद कर लेना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे पाया जाएगा, जहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे पाया जाएगा जहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जैसे कौन, फ्लोरीन हो गया। देखो लोग कैसे याद करते हैं, लोग बोलते हैं फोन, ठीक है, तो फोन से ही तुम लोग भी याद कर सकते हो, ठीक। फ्लोरीन का क्योंकि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, 4 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 3.5, नाइट्रोजन होता है 3, और हमारा sp है, इसका भी 3.5 होता है। sp मतलब क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन। हम लोग पढ़े थे ना कि परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो देखो इसमें परसेंटेज यस करेक्टर कितना है, 50% है, तो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक। अब इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये भी क्या, अगर कहीं पे कोई कार्बन होगा ऐसे जुड़ा अटैच हाइड्रोजन, तब ये हमारा क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर जाएगा, ठीक। इसको याद कर लेना। अब बोला कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप के हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंटर मतलब क्या कि 2 चीज़ के बीच में, और इंट्रा मीन्स क्या, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। समझ में आया। तो अब जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रा मीन्स एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पाया जाएगा। जैसे देखो ये मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है देखो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में पाया जा रहा है, इसे क्या बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, ये एक मॉलिक्यूल अपना अलग हो गया ये, और ये मॉलिक्यूल पानी है, तो इसे बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मीन्स 2 मॉलिक्यूल के बीच में। अब ये मॉलिक्यूल सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के। देखो ये पानी है, ठीक, और ये दूसरा मॉलिक्यूल एक हो गया, ठीक। तो इसको बोलते हैं सल्फाल्डिहाइड बोलते हैं, इसको सल्फाल्डिहाइड बोलते हैं। तो देखो इन 2 मॉलिक्यूल के बीच में पाया जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसको बोलते हैं होमो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। तो देखो ये होमो मॉलिक्यूलर हो गया अगर सेम टाइप का मॉलिक्यूल है, और डिफरेंट टाइप को तो उसको बोलते हैं हेट्रो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। तो अगर हम लोग आगे बढ़े, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर इन कोवैलेंसी बॉन्डेड कंपाउंड में। याद कर लेना हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में पाया था, हाइड्रोजन बॉन्ड अकर इन कोवैलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड में। सब जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाया था, जो कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम होते हैं उन्हीं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड में सोचो कोई कहे कि पाया था, तो नहीं पाया था। कोई कंपाउंड अगर आयनिक बॉन्डेड है तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, जो कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हैं वहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक। अब कोई बोले कि कौन ज़्यादा मजबूत होता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा मजबूत होता है कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो बताओ। 2 लोग हैं ना, 2 लोग के बीच की जो बॉन्डिंग हुई ना वो ज़्यादा मजबूत होती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो स्ट्रेंथ होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज़्यादा होता है। और देखो कैसे हम लोग पहचानेंगे, मान लो कि इंटर मॉलिक्यूलर की बात कर रहे हैं, तो बोला कि जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम के, और उल्टा होता है साइज ऑफ एटम के। याद कर लेना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इधर देखो बोला है कि जैसे मैं बोलूँ HF में, H2O में और NH3 में किसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो HF में,
ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, 4 होती है, इसकी 3.5 होती है और इसकी 3 होती है। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसका ज़्यादा है, HF का है, फिर H2 का, फिर NH3 का। लेकिन एक चीज़ और होता है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या होता है, प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, हम लोग डायरेक्ट ऐसे बता नहीं सकते हैं, इसको याद करना पड़ेगा। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है सबसे ज़्यादा किसमें होता है, पानी में होता है। ठीक, इसके 4 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ठीक है, इसके चार केज बनते हैं, इसके 2 बनते हैं, इसके भी 2 बनते हैं। लेकिन देखो जो अभी हम लोग पढ़े थे स्ट्रेंथ जो था, इसके कितने होते हैं, 9 किलो जूल होते हैं, इसके 7 किलो जूल होते हैं और इसके 3 किलो जूल होते हैं। तो टोटल देखो इसका कितना आ रहा है, 28 आ रहा है, इसका 18 आ रहा है। तो स्ट्रेंथ अगर कोई पूछे, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा, या इसे कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, याद कर लेना ये डायरेक्ट ऐसे। ठीक है ना, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आ गया ना, तो अगर तुमको याद नहीं तो ट्रिक से करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बस इतना ही जानते हैं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेंथ जो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, उस पर बेस्ड है। ठीक, देखो बता रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग कैसे पहचानेंगे। देखो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में 2 मॉलिक्यूल के जो बॉन्डिंग पाई जा रही है, इसी बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो इसमें मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में हमारा फ्लोरीन है। फ्लोरीन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर कैसा है, पार्शियल पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा ना इस हाइड्रोजन का, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके ऊपर क्या आ गया, एक निगेटिव चार्जिंग आ गया। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या क्या एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या, देखो फिजिकल स्टेट बता सकते हैं मॉलिक्यूल का, कौन सा मॉलिक्यूल लिक्विड होगा, क्या सॉलिड होगा, कि गैस होगा। देखो जैसे हम लोग जानते हैं पानी कैसा होता है, मतलब नेचुरली कैसा पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है ना। क्यों? क्योंकि उसके में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। जबकि हमारा H2S कैसा है, H2S कैसा है, ये गैस स्टेट में होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाया जाता है। ऐसे हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या है, ये लिक्विड में होता है, जबकि HCl क्या होता है, गैस होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन दोनों में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जबकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है। जबकि मॉलिक्यूलर वेट इन लोग का ज़्यादा है, वैसे जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होते रहते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक मेजर फैक्टर होता है जो किसी को क्या कर सकता है, एक लिक्विड स्टेट में ला सकता है या सॉलिड स्टेट में ला सकता है। वो डिपेंड करेगा कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जा रहा है। जैसे वो कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, डाइमेराइजेशन। अब देखो इसका जो एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल इतना, ये एक दूसरे मॉलिक्यूल से ऐड करके डाइमराइज कर गया। अब मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, डबल कर जाएगा। एक्सपेरिमेंटली पता चलता है कि जो मॉलिक्यूलर वेट होगी रियल मॉलिक्यूलर वेट की डबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि डाइमराइज कर गया है। ठीक, सोल्युबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो कौन ज़्यादा सोल्यूबल होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें पाया जाएगा कि जिसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा। देखो अगर हम लोग सोल्युबिलिटी की बात करते हैं तो जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा ना वो ज़्यादा सोल्यूबल होता है। याद कर लेना, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो ज़्यादा सोल्यूबल होता है एज कम्पेयर टू इंट्रा। क्यों? क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ जिसमें ना, उसके पास क्या होगा, एक फ्री हाइड्रोजन होगा। ठीक, उसके पास क्या होगा, एक फ्री हाइड्रोजन होगा। जैसे ये देखो अब यहाँ पे एक हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया ना, अब इसके पास देखो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे पाया जा रहा है, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल अलग है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। ठीक, अब इसके पास देखो एक फ्री हाइड्रोजन है, अब ये वाला क्या करेगा, दूसरे से मिल जाएगा, तो सोल्युबिलिटी बढ़ती चली जाती है ना। इसलिए बोल रहा है कि सोल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, जिसके पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। जबकि जिसके पास इंट्रा होता है सिर्फ खुद किससे बॉन्डिंग कर लेता है और ये लेस सोल्यूबल होता है। चौथा हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, क्या है कि वोलेटिलिटी या वेपर प्रेशर। सोचो किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा या कौन ज़्यादा वोलेटाइल होगा। तो वोलेटिलिटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेपर प्रेशर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। वोलेटिलिटी जो होती है वेपर प्रेशर के, ठीक, और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसको हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं, याद कर लेना। बॉइलिंग पॉइंट के उल्टा होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के भी उल्टा होता है। सोचो कोई दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ठीक है, तो उनको अगर वोलेटाइल मतलब वेपर बनाना है तो हमको टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ेगा ना। तो सोचो इसलिए जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेम्परेचर उतना कम हो जाएगा। ठीक, तो कह रहे हैं कि वोलेटिलिटी जो होती है, वोलेटिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के, और बॉइलिंग पॉइंट के उल्टा हो जाता है।
और बोल रहे हैं कि जो स्ट्रेंथ होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, हम लोग पहले पढ़ चुके थे, इंटरमॉलिक्यूलर में ज़्यादा होता है और इंट्रा में कम होता है। विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते थे विस्कोसिटी नीचे और सरफेस टेंशन। मीन्स देखो, जो स्ट्रेंथ, जो सरफेस टेंशन होता है और विस्कोसिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन पूछ लेता है कौन ज़्यादा विस्कस होगा। जिसके पास जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो उतना ही ज़्यादा विस्कस होगा, मीन्स गाढ़ा होगा, क्योंकि एक दूसरे से को पकड़े रहेगा ना। और या क्या OH बॉन्ड हो, ठीक। जैसे देखो H2O है, CH3OH और CH3O तो कौन ज़्यादा विस्कस होगा, किसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा, H2O का होगा, ठीक है ना। फिर CH3OH का होगा, फिर CH3O का होगा। इसको याद कर लेना अच्छे से, क्यों? ड्यू टू एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है। और इन तो देखो, ये हमारा ग्लिसरॉल हो गया, ठीक। ये हमारा क्या है, ग्लिसरॉल हो गया, ग्लाइसिन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, मिथाइल अल्कोहल हो गया। तो इन तीनों में देखो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बोले, तो इधर से अगर हम लोग इधर जा रहे हैं तो पहले बताओ नंबर ऑफ OH ज़्यादा है, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसमें ज़्यादा ही होगा। और OH भी ज़्यादा है, OH ग्रुप भी ज़्यादा है, विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी, सरफेस टेंशन भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हमारा 6 नंबर का पॉइंट क्या है कि कह रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें पाया जाएगा उसका ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंट्रा से, ठीक। इन जनरल अगर हम लोग बात करें फॉर कोवेलेंट कंपाउंड कैसे देखते हैं, कह रहे हैं कि अगर हम लोग जनरल बात करें कोवेलेंट कंपाउंड के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होती है ना, वो मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कंपाउंड के लिए, ठीक। जैसे देखो 15th ग्रुप हो गया, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप, और ये सब कैसे कंपाउंड्स हैं, कोवेलेंट कंपाउंड है। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मॉलिक्यूलर वेट के, ठीक है। लेकिन एक देखो गड़बड़ी हो गई, यहाँ पे क्या पाया गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वाले में तो मॉलिक्यूलर वेट का रूल लग गया, इस वाले में देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस लग गया इस वाले में। तो याद कर लेना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट थोड़ा सा कर जाता है। तो 16th ग्रुप में, 17th ग्रुप में पहले हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें पाया जाएगा उसका बताएंगे कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। फिर मॉलिक्यूलर वेट देखो, अब आयोडीन में, फ्लोरीन में, ब्रोमीन और क्लोरीन में सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है, आयोडीन का है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रेजेंट होने की वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाती है, तो इसको याद कर लेना। सबसे ज़्यादा HF की, फिर HI की, ये वाला रूल लग गया, ठीक है ना। उसके बाद HBr और HI की। इसी तरह से लेकिन 15 में देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा डोमिनेट कर गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अभी हम लोग पढ़े भी थे कि इसमें थोड़ा सा कम एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। सबसे ज़्यादा किसमें होता है, SBH3 में, तो इसलिए सबसे इसका मॉलिक्यूलर वेट इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी डोमिनेट कर जा रहा है, ठीक। तो ये जान लो एक वैल्यू बेस्ड चीज़ें हैं सब, लेकिन एक थोड़ा समझने के लिए मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, ऐसे पेपर में आगे तो डायरेक्ट बताना रहेगा। बस दिमाग में इतना रखो कि 15th ग्रुप में हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले उस जो लोअर सबसे होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होगा, उसको ला के लिख देंगे, दूसरे नंबर पे लाएंगे, बॉन्डिंग कंसीडर करेंगे। जबकि 16 में और 17th ग्रुप में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंसीडर करेंगे, बाकी तब मॉलिक्यूलर वेट को कंसीडर करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, जिसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अब देखो यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ से एक H निकल गया और ये कंपाउंड बन गया। क्या ये स्टेबल है, स्टेबल ये नहीं है। लेकिन यहाँ से अगर ये एक H निकाल देता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक। और अब क्या होगा कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है चिलेशन की वजह से। अब चिलेशन की वजह से देखो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। और इसकी स्टेबिलिटी अगर बढ़ जाती है, कोई हाइड्रोजन निकाल के जितना ज़्यादा स्टेबल होता है, एसिडिटी ज़्यादा होती है। इसलिए स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिटी क्या होगा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसकी एसिडिटी ज़्यादा। अब जब कुछ नोट दिया गया है उसको हम लोग जल्दी से तैयार कर लेते हैं, तो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। नोट क्या है देखो कि बोरिक एसिड क्या ऐसा होता है, सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर पे विथ 2D सीट स्ट्रक्चर होता है। याद करें, जो बोरिक एसिड H3BO3, बोरिक एसिड क्या होता है हमारा फार्मूला H3BO3, सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर पे। और कैसा स्ट्रक्चर होता है, 2D सीट स्ट्रक्चर होता है। ड्यू टू क्यों होता है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद कर लेना, H3BO3 में कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इंटरमॉलिक्यूलर। जब हम लोग बोरॉन फैमिली पढ़ेंगे वहाँ पे फिगर में दिखाऊंगा, वहाँ पे याद कर लेना 2D सीट लाइक स्ट्रक्चर होगा ऐसे, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। फिर बोला कि इन वेपर स्टेट
आर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट CH3COOH एज डायमर होते हैं ड्यू टू इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कह रहा है कि अगर कोई वेपर स्टेट की बात करें या नॉन पोलर सॉल्वेंट में बात करें तो हमारा एसिटिक एसिड क्या था अभी हम लोग देखे थे डायमर फॉर्मेशन हो रहा था, क्यों? ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूल मींस दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। बोला इन वेपर फेज हाइड्रोजन फ्लोराइड कैसे एग्जिस्ट करता है, HF6 के रूप में एग्जिस्ट करता है। याद कर लेना वेपर फेज में कैसे, क्योंकि यहाँ पे इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। इसी तरह देखो ड्यू टू इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आइस हैज 3D नेटवर्क, जो H2O होता है एक इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है, एक 3D नेटवर्क बना लेता है विथ टेट्राहेड्रल यूनिट हैविंग ओपन केज। याद कर लेना कैसा स्ट्रक्चर होता है, एक ओपन केज स्ट्रक्चर होता है। और इसीलिए जो आइस होती है उसकी डेंसिटी पानी से कम हो जाता है, इसलिए वो पानी पे तैरता रहता है। जिसकी डेंसिटी कम होती है ना किसी भी चीज़ से तो उसके ऊपर वो तैरेगा। बोला कि DNA हैज हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये भी सही है, हम लोग पढ़े ही हैं। और इन हाइड्रेटेड क्लोरल इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रेट बॉन्ड इज प्रेजेंट। याद कर लेना हाइड्रेटेड जो क्लोरल होते हैं उसके पास क्या होता है, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक, अब देखो कह रहे हैं कि अभी जो चीज़ें हम लोग पढ़े हैं एक बार यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कह रहे हैं जो स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंट्रामॉलिकुलर से ज़्यादा होता है। फिर कह रहे हैं कि इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग कहाँ पे देखते हैं, एट ऑर्थो डेरिवेटिव पे ही देखते हैं। ऑर्थो डेरिवेटिव याद कर लेना, इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग कहाँ पे देखेंगे, ऑर्थो पोजीशन पे देखते हैं। ठीक, ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, फिजिकल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, वोलेटिलिटी, वेपर प्रेशर, ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, विस्कोसिटी और वेपर प्रेशर एक दूसरे के उल्टा होते थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। ठीक, बोल रहे हैं कि वांडर वाल्स फोर्स, हम लोग तीसरा फोर्स पढ़ रहे हैं वांडर वाल्स फोर्स, जो एक टाइप का वीक फोर्स होता है। ठीक, अब कह रहे हैं कि ये जो मेनली होते हैं तीन टाइप के हम लोग पढ़ेंगे, एक डाइपोल डाइपोल, एक डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, एक होता है इंड्यूस्ड डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है ना, देखो कैसे याद करेंगे, डाइपोल डाइपोल है, पहले डाइपोल डाइपोल है, फिर एक डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, फिर तीसरा क्या है, इंड्यूस्ड डाइपोल। देखो लिखा है कि डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक, तीसरा क्या हमारा इंस्टेंटेनियस डाइपोल और एक होता है इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक, तो पहले वाले को बोलते हैं किसन फोर्स, इसको बोलते हैं डिबाई फोर्स, और तीसरे वाले को बोलते हैं लंदन डिस्पर्सिव फोर्स। कैसे याद करेंगे, देखो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसका होता है, अगर पूछेंगे तीनों में सबसे ज़्यादा मजबूत कौन होता है, देखो होते हैं तो 5 है लेकिन हम मेनली 3 ही पढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा मजबूत कौन होता है, किसन फोर्स होता है, किसन फोर्स होता है, फिर दूसरे नंबर पे डिबाई होता है, फिर तीसरा हमारा होता है क्या, लंदन फोर्स। तो याद कैसे करोगे कि कौन ज़्यादा मजबूत होता है, ऐसे एक तरीका था मैं जो याद करता था, ऐसे कैसे, देखो ऐसे लिखोगे, कैसे कैसे दब रहे हैं लोग। ठीक, कैसे मीन्स क्या, किसन, KESOME, ये नहीं किसन है, किसन होना चाहिए था, किसन। द मतलब डिबाई, ठीक, डिबाई, लोग मीन्स लंदन। ठीक, तो इसको याद करना। अगर बोला है कि किसन फोर्स होता है डाइपोल डाइपोल मीन्स, डाइपोल मतलब याद कर लेना, डाइपोल मीन्स होता है पोलर, डाइपोल मीन्स क्या होता है, पोलर होता है, फिर डाइपोल मीन्स पोलर। तो पोलर पोलर दो पोलर पोलर के बीच में होता है। पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन म्यू1 की वैल्यू 0 आ गई, यदि म्यू1 की नेट की वैल्यू 0 तो नॉन पोलर। ठीक, यदि म्यू नेट का वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0 तो कैसा हो जाएगा, पोलर। तो HCl क्या है हमारा, नॉन पोलर मीन्स पोलर है, ये भी पोलर है। तो पोलर पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो होगा उसको बोलते हैं लंदन फोर्स। ऐसे पूछ लेगा कि ये बताओ किसमें पोलर, सॉरी पूछ लेगा किसमें किसन फोर्स लग रहा है, तो किसन फोर्स किसमें लगेगा, जिसमें पोलर पोलर होंगे। ठीक, पहला क्या हमारा किसन है, कैसे दब रहे हैं, दब मतलब क्या, डिबाई वाला आ जाएगा, ये पोलर और नॉन पोलर के बीच में होगा। ठीक, और ये लास्ट वाला हमारा होगा नॉन पोलर के बीच में होगा। बस नॉन पोलर हम लोग पढ़े थे, कैसे पहचानेंगे एक बार पढ़ लेना, क्या, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट अगर समझ में नहीं आएगा तो डाइपोल मूवमेंट वहाँ से पढ़ोगे तो ये अच्छे से कवर होगा। ये एग्जाम्पल बस लिखा हूँ मैं समझने के लिए। ठीक, अगर बस चीज़ें इतनी याद रहेगी तो इजीली कर ले जाओगे कि पोलर कैसे पहचानते हैं, नॉन पोलर कैसे पहचानते हैं। और इसको पहचानने के लिए मैं डाइपोल मूवमेंट पढ़ाया, वहाँ से कर लेना। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी तो फिर से मैं बता रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ, और कोई भी प्रॉब्लम हो पढ़ाई से रिलेटेड वहाँ पे आके बताओ। ठीक, या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स में बता ही दिया, देखो कैसे याद करो, कैसे दब रहे हैं लोग। ठीक, ऐसे याद कर सकते हो, मैं ऐसे याद किया था।
ये देखो, एक होता है आयनिक डाइपोल और एक होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ये सब हमको पढ़ना नहीं है, बस नाम ऐसे याद कर लेते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन आ गए, 5-6 क्वेश्चन है जो आते हैं पेपर में, आ चुके हैं, हम लोग कर लेते हैं। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन एक बार देख लेना। ठीक, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चाहिए थी, मतलब याद करने वाली चीज़ थी, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। याद कर लो एक बार अच्छे से, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। हम लोग क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। देखो क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बताना है कि इसमें से कौन सा है जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा। देखो हम लोग जानते हैं जो हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसमें क्या होते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड में कैसा होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड हम लोग देखे ही थे कि डायमर बनाता था, और कैसा होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेल्यूलोज जो होता है इसमें होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसको याद कर लेना। पूछा है कि व्हाट इज द डोमिनेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स आर बॉन्ड दैट मस्ट बी ओवरकम इन कन्वर्टिंग लिक्विड CH3OH टू ए गैस। सोचो कौन सा ऐसा फोर्स है कि अगर उसको हम लोग हटा देते हैं तो हमारा जो मिथेनॉल है ये लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो हम लोग जानते हैं मिथेनॉल में कौन सा बॉन्डिंग है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है, और यही एक डोमिनेंट फोर्स होता है। एक डोमिनेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स पूछ रहा है। इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन होता है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 108 नंबर क्वेश्चन। ठीक, अब देखो क्वेश्चन है कि इन XH, देखो बोला है कि X है और H है, और इधर क्या है, एक बॉन्डिंग जुड़ा है एक दूसरे एटम से, Y है। बोला है कि X और Y क्या हम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सोचो X और Y कैसे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे हैं। ठीक है, देन तब क्या होगा, कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ऑन, सोचो कि इस पे अब ये हमारा X हो गया और H, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कैसा चार्ज आता था, हम लोग पढ़े थे, इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ठीक, तो बोला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन, जिसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रही मीन्स उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। ठीक, तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन X विल इंक्रीज एंड ऑन H विल डिक्रीज। ठीक, तो ये बताओ सही है कि गलत है। अगर हम लोग 108 नंबर की बात करते हैं तो सोचो 108 नंबर की हम लोग बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब निगेटिव जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा ना इजिली, तो ये तो ठीक है, सही लग रहा है। इन बोथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज, ये तो गलत है। इन बोथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल, ये भी गलत है। इन X इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिक्रीज, ये गलत है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, क्योंकि क्या इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो हमारा पहला सही हो जाएगा। और इसमें क्या सही था, D नंबर का। आगे बढ़ते हैं 109 नंबर। बोला कि स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज शोन बाई, कौन स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा, वाटर, अमोनिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में हम लोग जानते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड तो पाया नहीं जाता है, ये 3 जगह हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा है। स्ट्रॉन्ग किस में होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड के पास, HF के पास होता है स्ट्रॉन्ग है। लेकिन पूछे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें अगर ज़्यादा होता है, तो कौन सा होता है, हमारा H2O हो जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है। ठीक, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विच वन शो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, मीन्स किसमें एक्सटेंट ऑफ, वही क्वेश्चन जो अभी बोला था, तो किसमें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, H2O में। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा नहीं, इसमें भी नहीं होगा, हमारा यहाँ पे भी होता है, लेकिन एक्सटेंट ऑफ मीन्स मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगा, इसमें होगा। अगर कोई पूछे स्ट्रेंथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें ज़्यादा है, तो आंसर हमारा ये हो जाता है, जो अभी हम लोग पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर समाप्त हो चुका है, और NCERT के कुछ पॉइंट्स हैं मैं उसको करा दूंगा, और उसके जो क्वेश्चन है उसको करा के बस खत्म हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग। ठीक, अब इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और अभी मैंने रिएजेंट के एक वीडियो डाल दिया हूँ, कुछ रिएजेंट और बचे हैं, उसको करा करके फिर मैं नेम रिएक्शन कराऊंगा। नेम रिएक्शन कराने के बाद ठीक IPSC शुरू करूंगा, उसके बाद आइसोमेरिज्म, फिर उसके बाद क्या GOC फर्स्ट, GOC सेकंड, उसके बाद पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि हम लोग 20 अप्रैल तक या उससे पहले खत्म कर लेंगे। बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं भैया कब तक खत्म होगा, तो हम लोग 20 अप्रैल से पहले ही खत्म कर लेंगे। ठीक है, सो थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।